क्लास 12th में आपके बोर्ड्स खत्म होने वाले हैं और आप टेंशन में हैं कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज या ड्रीम कोर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। वेल, इसी के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आ चुका है and अगर इस साल आप उसके लिए बैठने वाले हैं and आपके पास इकोनॉमिक सब्जेक्ट है एज अ डोमेन सब्जेक्ट, सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप बिल्कुल सही वीडियो पे आ चुके हैं। मेक श्योर करती हूँ कि आप लोगों के 100% आए मेरे साथ जुड़ते ही। सो हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो अपना इंट्रोडक्शन तो मैं कर ही दूंगी एज द वीडियो विल प्रोसीड, बट लेट्स जस्ट क्विकली सी what we are going to cover in today's video। हम सीयूईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे इकोनॉमिक्स के, एंड हमारा मिशन है टू क्रैक सीयूईटी 2025। एंड आज का यूनिट है यूनिट नंबर 7, बैलेंस ऑफ पेमेंट। लिटिल आइस ब्रेकर, जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं इस चैनल पे जो बने हुए हैं, बट बहुत सारी न्यू ऑडियंस जुड़ती जा रही है, बच्चे मुझे नहीं जानते हैं। सो हाय गाइस, मैंने मास्टर्स करी है इकोनॉमिक्स में, मैंने ग्रेजुएशन भी करी है इकोनॉमिक्स में, एंड मुझे 6+ इयर्स है टीचिंग का ओवरऑल कंबाइन 11th 12th इन सबको, इवन ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स इन सबको। बट अगर बात सीयूईटी की करें तो सीयूईटी 2022 में पहली बार एग्जाम कंडक्ट हुआ था, बट उसकी रिसर्च एंड अनाउंसमेंट 21 से हो गई थी। तो मुझे 4 इयर्स स्पेशली सीयूईटी में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, चाहे वो क्वेश्चन क्यूरेट करना हो, मॉक पेपर बनाना हो, या द लेवल ऑफ सीयूईटी मैच करना हो, या कुछ ऐसे लोगों के साथ भी काम करना हो जो खुद एनटीए से जुड़े हुए थे, जो पेपर फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से मुझे कुछ टेक्निक्स पता है जिसमें मैं आपकी हेल्प कर पाती हूँ। And also, with all that help, as you can see, that's why I've written CVT Economics Specialist. But why me? So I always say my students ask, "Ma'am, आप क्यों गए थे CVT देने?" That is because I feel कि हम लोग पढ़ाते हैं कुछ, तो हमें भी पता होना चाहिए कि हम सही पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, एंड आपको भी हम पे ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ, अगर मैम कुछ बोल रही हैं तो उनकी बातों में जान है। क्यों? क्योंकि मैम ने खुद भी एग्जाम दिया है, एंड आप देख सकते हैं मैंने खुद भी 200 on 200 इकोनॉमिक्स में स्कोर किया था। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज माई, आई अपीयर्ड इन 2023, एंड एज यू कैन सी दैट्स माई स्कोर कार्ड। सो इकोनॉमिक्स में मेरा पूरा 100% आयल था, विच गेव मी कॉन्फिडेंस की yes, what I'm teaching, what I'm curating for my students, the mocks that I'm designing, the question bank that I'm designing, the work that I'm doing is actually helpful for them. That's what I wanted to test, and guinea pig पहले मुझे खुद ही बनना था। उसके बाद मैं चाहती थी मैं आप लोगों के करियर को हाथ में लूं या आप लोगों के करियर की बात करूं। ओके, विद दैट, मैंने जैसे कहा बैलेंस ऑफ पेमेंट सीयूईटी सिलेबस का यूनिट नंबर 7 है। हम हमेशा पहले सिलेबस देखते हैं कि क्या बोल रहा है, वो क्या आएगा, और फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब देखते हैं तो हमें पता लगता है सब कुछ यही से है उठा के, एनसीईआरटी सिलेबस, एनसीईआरटी सिलेबस। सो लेट्स जस्ट क्विकली गो अहेड। फॉरेन एक्सचेंज रेट बोला हुआ है, इसमें मीनिंग बोला है, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बोला है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बोला है, डिटर्मिनेशन थ्रू डिमांड एंड सप्लाई बोला है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बोला है, मीनिंग एंड कंपोनेंट्स, एंड ब्रीफ एनालिसिस ऑफ रीसेंट एक्सचेंज रेट इश्यूज। अब यहाँ जो रीसेंट एक्सचेंज रेट इशू आ जाता है, यहाँ पर आपका आता है करंट अफेयर्स। क्योंकि क्या रीसेंट एक्सचेंज रेट इश्यूज है ना, रीसेंट एक्सचेंज रेट इश्यूज क्या है कि आपकी करेंसी डेप्रिशिएट, हमारी खुद की रुपी जो डेप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, या क्या रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ जिसने हमारी करेंसी पे इम्पैक्ट करा, कैसे उसने हमारे बीओपी को इम्पैक्ट करा, कैसे अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट में कुछ इशू आ रहा है तो वो हमारे एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट को इम्पैक्ट कर रहा है। सो ये सब रीसेंट एनालिसिस हो गया। तो इसे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, इसमें सब कुछ आ सकता है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे प्रो टिप दूं तो एनसीईआरटी से ही आता है। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो वो उसी को लिंक कर देता है थोड़ा बहुत जो करंटली हो रहा है। ठीक है, सो वो हम प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता लग ही जाएगा, तो टेंशन लेने की नीड ही नहीं है। इसी के साथ शुरू करते हैं आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपके सामने है। सो फटाफट से यू हैव टू डू वन थिंग, यू हैव टू कीप आंसरिंग। साथ साथ वीडियो देखो, साथ साथ आंसर करो, बिकॉज मैं भी लाइव चैट पे आपके साथ जुड़ी रहती हूँ। तो मुझे थोड़ा क्लैरिटी रहता है कि आप में से कितने लोग कौन सा सही कर रहे हैं, अगर गलत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, मैं भी एनालिसिस कर पाती हूँ। सो या, विद दैट, when autonomous receipts are less than autonomous payments, the balance of payment is in। जितनी भी autonomous receipts हैं आपकी, ठीक है, एक होता है accommodating receipts, एक होता है autonomous receipts। autonomous वो होती है जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, जो बीओपी को एडजस्ट करने के लिए आप नहीं कर रहे, जो बस हो रहा है। तो ऑटोनॉमस जितनी भी रिसीट्स हैं वो ज्यादा हो जाएंगी पेमेंट से, तो आपका बैलेंस ऑफ अकाउंट किस में आ जाएगा? क्विकली आंसर, क्विकली आंसर एवरीवन, आई विल शो यू द एनसीईआरटी क्लिपिंग। When receipts are greater than payment, your current account is in surplus. Your BOP is in surplus overall. Okay. So the correct answer is surplus. Okay. Let's move on to the next question. In the balance of trade, non-factor income like banking and tourism is considered as। तो tourism, banking, ये जो non-factor income होती है, ये क्या consider होती है? ये visible trade है,
ये नेट इनविजिबल में आता है, ये इनविजिबल टूरिज्म है, ये विजिबल बैंकिंग है, ये तो स्टूपिड ऑप्शंस लग रहे हैं। आंसर या तो विजिबल ट्रेड, ये भी कोई बात नहीं बन रही, बेसिकली नेट इनविजिबल्स है। ठीक है। एनसीईआरटी में कहाँ दिया है आपको, देख लो। एनसीईआरटी में दिया है आपको यहाँ पे सारा। नेट इनविजिबल क्या होता है, ये डिफरेंस होता है बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ इनविजिबल्स ऑफ अ कंट्री। एंड इसमें एग्जांपल भी दिया है, सर्विसेज ट्रांसफर फ्लो ऑफ इनकम दैट टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। सर्विसेज में क्या इंक्लूड होता है, फैक्टर एंड नॉन फैक्टर। एंड फैक्टर इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है ये भी बताया उन्होंने। और नॉन फैक्टर इनकम, नेट सेल ऑफ सर्विसेज प्रोडक्ट लाइक शिपिंग, बैंकिंग, tourism, software, services, everything, a line by line picked from NCRT, made a question in CUET and given to you. That's the scene. Okay. Next question. A very interesting question. I would want, मैं थोड़ा pause हो और आप भी वीडियो pause करो and just identify the correct sets of statement. I'll read it out for you. स्टेटमेंट ए इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रेगुलेट करा जाता है सरकार के द्वारा। ठीक है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज रेगुलेटेड बाय द मार्केट फोर्सेस, सॉरी फ्लेक्सिबल, सेकंड में। ओके। डर्टी फ्लोटिंग इज हाइब्रिड ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ओके। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज ऑल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग। ओके। देन आपका अगर फ्लेक्सिबल डर्टी फ्लोटिंग है तो बेसिकली इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट सही होनी चाहिए, दोनों तो सही नहीं हो सकती। तो एक ऑप्शन जहां पे सी और डी दोनों साथ आ रहा है हम उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एलिमिनेट करते ही मुझे पता चला कि ये ऑप्शन तो, चलो भाई दोनों एलिमिनेट हो गए। तो मुझे पता है बाकी दोनों ऑप्शन में ए और बी आ रहा है, इसमें भी ए और बी आ रहा है, तो मुझे पता है ए और बी तो करेक्ट स्टेटमेंट है। अब सारा कुछ जो डिपेंड करता है वो किस पे करता है, सारा कुछ सी पे डिपेंड करता है। डोंट इवन हैव टू रीड ई। ठीक है। या तो सी सही है या सी नहीं सही है। ठीक है। डर्टी फ्लोटिंग को मैनेज फ्लोटिंग भी कहते हैं। डर्टी फ्लोटिंग क्या होती है, डर्टी फ्लोटिंग हाइब्रिड होता है फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का। एब्सोल्युटली यस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ए बी एंड सी। बुक में कहाँ लिखा है, बुक में देख लो। It is a mixture of flexible exchange rate, the float part, and fixed exchange rate, the managed part. Under this system, dirty, also called dirty floating, ठीक है, सेंट्रल बैंक्स इंटरवीन बाय बाय। सो बेसिकली इट्स मैनेज फ्लोटिंग, जब मैनेज बोलते हैं हम। ठीक है। एंड फ्लोटिंग बोलते हैं। सो फ्लोटिंग होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की क्वालिटीज, मैनेज होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की क्वालिटीज। जब ये दोनों साथ आ जाती है ना, हम मैनेज फ्लोटिंग भी कहते हैं। और मैनेज फ्लोटिंग फ्लोटिंग को हम इक्वल टू डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। जब आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ जाए तो उसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। ठीक है। ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ इंपोर्ट्स कैसे एंटर होते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड में, ये मुझे आंसर आप लोग दोगे इन कमेंट बॉक्स। आपके आंसर जो कमेंट बॉक्स में होंगे उस पर मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूंगी, पर मैं अभी नहीं बताऊंगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आज मैं आपको होमवर्क के लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रही हूँ। बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंपोर्ट्स आर कंसिडर्ड एज, या इंपोर्ट कैसे एंटर होता है। ओके। आर वी गुड टू गो? परफेक्ट। Next question. Okay, I'll not show you the answer. This is a fun and interesting question, it seems. Previous years से as it is question ID भी लिखा है, मैंने उठा के डाला। Okay, I've zoomed the question as much as I could so that it fits on the screen as well as you can read it. Okay, I'm waiting. Arrange the following according to the sequence of occurrence. Okay, so to arrange the following questions according to the sequence of occurrence, A statement, sequence based question है ये, a new kind of question, right? I mean, a different kind of question, sequence based. So you have to arrange the sequence, and I've shown you how to solve sequence based question. So you should know how to solve sequence based question. ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे? दिस इज अ सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन। दिस इज अ फेयरली न्यू थीम that has been introduced by CVT. This is not a simple MCQ, but you have to read the statements, and statements ही hint देती हैं कि कैसे सही आंसर आने वाला है। So this question says, सबसे पहले आपको वो बोल रहा है exchange rate is 1 is equal to 50। ठीक है। ड्यू टू सम रीजन, ओके, हमें ये देखना है कि दिस चेंज, अच्छा नहीं, ड्यू टू सम रीजन
$1 बिकम्स इक्वल टू 55। तो इस चेंज को डेप्रिसिएशन बोलते हैं, इसकी वजह से एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज हो जाता है। ये मुझे करेक्ट सीक्वेंस लग रहा है, इसको दोबारा लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले डी, एक्सचेंज रेट बोला है कि यार $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज है। ठीक है, फिर वो बोल रहा है डी के बाद कि किसी कारणवश, बी बोल रहा है, डी के बाद बी बोल रहा है कि ड्यू टू सम रीजन $1 इज इक्वल टू 155 हो गया, $1 इज इक्वल टू 55 रुपीज हो गया। यानी पहले $1 लेने के लिए मुझे 50 रुपीज देने पड़ते थे, अब वही $1 लेने के लिए मुझे 55 देने पड़ रहे हैं। मेरे लिए तो महंगा हो गया ना, मेरी करेंसी की वैल्यू तो कम हो गई। तो इस चेंज को हम और क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी भी कहते हैं, बिल्कुल सही ए। एंड इसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही डेप्रिशिएट होता है तो एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि पहले आप कुछ भी बेच रहे थे आपको उसके बदले 50 रुपीज मिल रहे थे, अब आपने कुछ भी बेचा बाहर और आपको उसके बदले 55 रुपीज मिले, तो आप तो चाहोगे कि आपके एक्सपोर्ट बढ़ जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेटमेंट नेक्स्ट कौन सी करेक्ट आ गई, ड्यू टू दिस इट हैपेंस। सो द करेक्ट सीक्वेंस इज डी बी ए सी। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। D B A C. Option number C is the correct answer. D B A C is the correct sequence. Okay, got it? Understood the question? Perfect. Okay, chalo. Let's look at the next question. Match the column. I always tell my students, go with elimination technique. Can we go with elimination technique? Yes. A है, ए में ए के साथ 1 भी दिया है, 2 भी दिया है, 3 भी दिया है, 4 भी दिया है। अगर मुझे ए आता है तो मैं सारे आंसर्स, मुझे कुछ और नहीं भी आता चलेगा, मैं फिर भी करेक्ट आंसर पे आ जाऊंगी। देखिए कैसे, ए है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन को बिलो द लाइन आइटम भी बोलते हैं, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, ये तो मैंने किताब में पढ़ा है। अगर इसको बिलो द लाइन भी बोलते हैं और A3 हो गया है, तो उस हिसाब से मेरे जो ऑप्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट होके सी करेक्ट आ गया। फिर मैं बाकी भी देखूंगी। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन चेंज इन असेट एंड लायबिलिटी होती है, बिल्कुल सही। फिर सी जो है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज होती है, बिल्कुल सही। एंड ऑटोनॉमस अबव द लाइन होती है, बिल्कुल सही। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, I'm a little fast in solving. So if you're not able to match up the speed, that's completely all right. You need to read carefully. So मेरी वीडियो पॉज कर दिया करो and फिर क्वेश्चन रीड करा करो, फिर मेरा सोल्यूशन देख लिया करो. So I'm a little fast in that sense. Okay. Then we have this. See, as I told you, if you, अगर आपको आता था कि अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन क्या है, तो आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, चाहे कुछ और आता है नहीं आता। तो यहाँ एनसीईआरटी में दिया भी है कि अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन टर्म्ड बिलो द लाइन आइटम्स। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन बिलो द लाइन मतलब अबव द लाइन तो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस हो गई, जो अपनी वजह से हो रही थी, जिसको हम बस बीओपी में रिकॉर्ड कर रहे थे। पर क्योंकि उसकी वजह से सरप्लस या डेफिसिट आया, बट एट द एंड हमें क्रेडिट डेबिट मैच करना है, तो फाइनली एंड में बिलो द लाइन हम एक लाइन खींच के बिलो द लाइन कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस करते हैं जो अकोमोडेट करती हैं, बीओपी के हिसाब से अकोमोडेट करते हैं, इसलिए उन्हें अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस भी कहा जाता है। परफेक्ट, ग्रेट। लेट्स मूव ऑन टू द सेवेंथ क्वेश्चन। Solve, everyone. Yeah, I hope you've read it. Chalo, let me read it. Under fixed exchange rate system, with an increase in exchange rate, the domestic currency becomes dash and leads to dash. सबसे पहले ना, हमेशा हमें जो भी बात हो रही है ना जिस भी लाइन में, कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, कई स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि आपको करेंसी बढ़ना कम होना तो हमें समझ नहीं आ रहा रुपये है या डॉलर है, आपको हमेशा अपनी करेंसी के टर्म्स में सोचना है, रुपये की बात हो रही है। ओके, देन वो बोल रहा है अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, अगर इंक्रीज हुआ है, एक्सचेंज रेट इंक्रीज हुआ है और फिक्स्ड है, सबसे पहले फिक्स्ड है। हमें पता है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में हम डीवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन की बात करते हैं, हम अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन की बात ही नहीं करते। तो जहां पे भी रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन, चलो ये तो बात क्लियर हो गई, इसीलिए रिवैल्यूएशन है डिवैल्यूएशन है। डोमेस्टिक करेंसी, अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज हुआ है, यानी $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज था, एक्सचेंज रेट इंक्रीज का मतलब है $1 इज इक्वल टू 55 रुपीज हो गया। तो हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो क्या बन गई,
हमारी डोमेस्टिक करेंसी महंगी कौन हुई? डॉलर हुआ, हमारी तो सस्ती हो गई ना, सो हमारी चीपर हुई। और इस वजह से हमारा क्या हुआ? डीवैल्यूएशन हुआ। सो द करेक्ट आंसर इज चीपर एंड डीवैल्यूएशन। आई होप यू ऑल गॉट इट राइट, आई रियली होप यू ऑल गॉट इट राइट। ओके, एनसीईआरटी में देख लेते हैं डीवैल्यूएशन कब आती है। डीवैल्यूएशन सेट टू अकर व्हेन गवर्नमेंट डिक्रीजेस एक्सचेंज रेट बाय मेकिंग, ओ रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन होती है जब एक्सचेंज रेट डिक्रीज होता है और डोमेस्टिक करेंसी कॉस्टली हो जाती है। इसका उल्टा क्या है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में इंक्रीज एक्सचेंज रेट, जैसे क्वेश्चन में था, तो क्या हुआ? डोमेस्टिक करेंसी चीपर हो गई एंड डिवैल्यूएशन हो गई। एग्जैक्ट लाइन उठा के क्वेश्चन दिया, एनसीईआरटी में से एग्जैक्ट लाइन उठा के क्वेश्चन मिला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 4 तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने ही वाले थे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी कमेंट सेक्शन में, बिकॉज दिस इज इजी। जब कोई इंडियन बाय करता है यूके कार कंपनी, तो वो कहां पर आती है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, कहाँ देना है आंसर 4 और 8 का? कमेंट बॉक्स में। एंड मैं आपके हर इंडिविजुअल आंसर पे कमेंट करके बताऊंगी कि आपने सही दिया, आपने गलत दिया, आपने गलत दिया तो क्यों गलत दिया, एंड सही दिया है तो आई विल डेफिनेटली बी गिविंग अ शाउट आउट टू यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर। ओके, ओके, तो लिखा है एनसीईआरटी में पर मैं बताऊंगी नहीं। सेम तरह का क्वेश्चन आ गया। चलो कोई बात नहीं। एन इंडियन कंपनी बाइज अ फ्रेंच ऑटोमोबाइल फैक्ट्री। तो हमने फ्रेंच ऑटोमोबाइल फैक्ट्री ले ली, इंडियन कंपनी ने, इंडियन कंपनी ने खरीदी। इससे हमारी क्या हुई? असेट बढ़ी। तो असेट पे असर आया है तो वो एंटर होगा कैपिटल अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट में कहाँ एंटर होगा? कैपिटल अकाउंट में पैसे आए हैं या गए हैं? कंपनी आई है, एसेट बढ़ी है, पर रुपी तो कम हुआ ना, पैसे तो गए ना। तो जो जाता है वो क्रेडिट में आएगा, डेबिट में आएगा? ऑफ कोर्स डेबिट में आएगा। तो वो डेबिट आइटम हो गई, तो कैपिटल अकाउंट हर डेबिट आइटम। ओके, एनसीईआरटी में दिया भी होगा, आई थिंक आपको सेम एग्जाम्पल कहीं ना कहीं तो दिया होगा। enters as a debit item as foreign exchange is flowing out of the India, and yeah, तो परचेज ऑफ असेट क्या होता है? बाहर गया। अगेन एक और सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन, एक और सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन। इसका मतलब इस चैप्टर में सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्या सीक्वेंस होना चाहिए? सबसे पहले वो बोल रहा है, ओके लेट मी पॉज, कर लो आप लोग, एक बार देख लो, क्वेश्चन रीड कर लो, तो मैं रीड कर देती हूँ। Yeah, guys, I hope you've read it. Arrange the following according to sequence of occurrence. Sequence of occurrence क्या है आपका? सबसे पहले एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू 60 बोला है। उसके बाद बोल रहा है किसी कारण की वजह से $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज से $1 इज इक्वल टू 55 रुपीज हो गया। यानी पहले $1 को लेने के लिए ज्यादा रुपी देना पड़ता था, अब कम देना पड़ रहा है, यानी हमारी वैल्यू जो है वो एक्सपेंसिव हो गई, हमारी करेंसी एक्सपेंसिव हो गई। इसका मतलब है दिस चेंज इज नोन एज अप्रिसिएशन। ठीक है, एंड इसकी वजह से एक्सपोर्ट डिक्रीज होता है। मिल गया मुझे सीक्वेंस। सबसे पहले होगा बी, ठीक है, बी, बी होगा यहाँ पर। उसके बाद बी के बाद जब एक्सचेंज रेट आपका इतना है, ड्यू टू सम रीजन इट बिकेम 55, दिस इज कॉल्ड अप्रिसिएशन, एंड जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स आपके डिक्रीज हो गए। बीडीएसी, बीडीएसी क्या हो रहा है? ओके, बीडीएसी, ऑप्शन नंबर 3, राइट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इफ यू प्रैक्टिस, अब सीक्वेंस बेस 2 कर लिया आज हमने। अब इसके बाद ना कितने भी आ जाए फर्क नहीं पड़ेगा। वी आर हाफ वे थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस स्टडी भी आती है इससे, सो एक केस स्टडी भी हमने इंक्लूड करी है। फटाफट से पहले क्वेश्चन कर दो। करंट अकाउंट बीओपी का रिकॉर्ड करता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट एक्सपोर्ट ऑफ गुड करता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करता है, ट्रांसफर पेमेंट करता है,
एक्सटर्नल बोरोइंग करता है, चलो एलिमिनेशन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बोरोइंग नहीं इंक्लूड करता, बोरोइंग हमें पता है कैपिटल अकाउंट में जाती है क्योंकि ये लायबिलिटी पे फर्क डालती है। मुझे ये पता है, मुझे डी पता है, तो मुझे डी एलिमिनेट करना है सबसे पहले। डी एलिमिनेट करते ही मुझे पता है ए तो सही है, मुझे पता है सी भी सही है। नहीं, सी या बी में से देखना है, ई देखना है। ए इज करेक्ट, ए इज डेफिनेटली करेक्ट। ओके, सो ई क्या है? ट्रांसफर पेमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आएगी? नहीं आएगी, तो द करेक्ट आंसर इज ए, बी एंड ई। ओके, ए, बी एंड ई इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर वन हैज चेंज फ्रॉम ₹75 to ₹70। इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? क्या मीनिंग है? यूएस डॉलर की वैल्यू चेंज हुई है, $1 की 70 से 75 पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। अगेन, क्वेश्चन नंबर 12 है ये। आंसर आई वुड वांट फ्रॉम यू ऑल इन कमेंट। ओनली व्हेन यू विल टेल मी द आंसर, उसी वक्त उसी कमेंट पे मैं रिप्लाई करके सही है गलत है, क्यों सही है क्यों गलत है, आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझसे वन ऑन वन, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है गाइस डिस्क्रिप्शन में। लॉट ऑफ पीपल आर ज्वाइनिंग। एंड या इन बिटवीन आई कैन शो यू, ये इस तरह का एक असाइनमेंट मैं रोज बनाती हूँ। आज जैसे डे 11 है एंड आज 10 फरवरी है, सो आज भी एक असाइनमेंट गया है। एंड ये 11 बजे अपलोड हो जाता है, बिल्कुल सीबीएसई की लाइंस पे 11 बजे अपलोड हो जाता है सुबह। उससे पहले ही कर देती हूँ मैं, रात को 8 बजे सोल्यूशन देती हूँ। एंड अगर बीच में आप लोग अपने आंसर भेजते हो तो मैं उसे रिव्यू करके भी देती हूँ आप लोगों को, सो दैट आपको पता हो कैसे लिखना है, क्या लिखना है, क्या करना है। which is I am there for you, so you can go and join that telegram group, and description में ही लिंक है, सबसे पहला टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया मैंने। तो फटाफट से आ जाओ टेलीग्राम ग्रुप पे एंड कीप प्रैक्टिसिंग। अब मैं एमसीक्यूज भी डालने लगी हूँ वहां पे बहुत सारे, सो कीप प्रैक्टिसिंग। मैं आपको ऑडियो सोल्यूशन भी देती हूँ समझा के, आपको चाहिए मैं वीडियो सोल्यूशन भी दे दूंगी, बट यू हैव टू जॉइन द ग्रुप। ओके, yeah, you have to answer this question by yourself. I'm not telling you what is the answer. Okay, sale of software services abroad। अब्रॉड में सेल हुई है सॉफ्टवेयर सर्विसेज की, क्लासिफाई होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में किस साइड? सॉफ्टवेयर सर्विसेज बोला है हमने और सेल हुई है, तो सर्विसेज है। सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज सेल हो रही है, तो मुझे ये तो पता है करंट अकाउंट में जा रहा है, क्योंकि ऐसे एसेट लायबिलिटी में तो कोई असर नहीं डाल रहा। सर्विसेज सेल हुई है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज आएगा ना कंट्री में, तो क्रेडिट साइड जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज करंट अकाउंट, क्रेडिट साइड। ओके, you can look at the component of the current account, trade and services। ट्रेड एंड सर्विसेज में सॉफ्टवेयर सर्विसेज, तो ये कहाँ आ रहा है? करंट अकाउंट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज। सिर्फ गुड्स बोला है मैंने। सिर्फ जब हम बात करते हैं गुड्स की, अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज बोलते हैं तो ये आपका क्या आ जाता? बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट हो जाता। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बोल रहे हैं, विजिबल आइटम्स। ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। वेरी कॉन्सेप्चुअल एंड इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। सी, एनसीईआरटी लाइन उठा के दिया है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल सिंपल। मैं यही कहती हूँ यार, कितना मजा आता है ना मुझे जब मैं ऐसे क्वेश्चन देखती हूँ पास्ट ईयर के, उसमें एनसीईआरटी में देखती हूँ, एनसीईआरटी की लाइन उठा उठा के दिए होता है। एंड गाइस, 2024 का पेपर अगर आपको चाहिए मैं बैठ के पूरा पेपर आपके साथ सॉल्व करूं, so you have to tell me in the telegram group and on the comment box or in the youtube community section. Otherwise I'll put up a poll, you should answer the poll in the community box and in the telegram group that yes, you guys are interested in me solving 2024 का exact paper, full paper with you guys, and I would happily be doing that। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15।
receipts of loan from abroad is classified under, सबसे पहले लोन, लोन मतलब डेट, मतलब लायबिलिटी। अब्रॉड से लोन आया है, लोन लिया है, उसकी रिसीट है, मैंने लोन लिया है अब्रॉड से, तो सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो करंट अकाउंट तो हटा दो, और क्योंकि रिसीट है तो क्रेडिट साइड जाएगी, तो क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल अगेन, यू कैन सी एनसीईआरटी, कैपिटल इनफ्लो, receipts of loan from abroad, exact line by line from एनसीईआरटी क्वेश्चन बनता है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से। अभी भी कल मेरे पास किसी बच्चे का कमेंट आया हुआ है कि मैम मैंने पढ़ लिया एनसीईआरटी, बट क्या मेरा 100 मतलब फुल मार्क्स आएंगे, फुल स्कोर करेंगे हम एनसीईआरटी पढ़ के? बच्चों में यही समझा रही हूँ कि एनसीईआरटी ढंग से पढ़ ली ना, अगर वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन, कोई किसी के बस की नहीं है तुम्हारा एक नंबर भी ले जाए तुमसे। हाँ, ठीक से पढ़ना, मिलेगा सब वहीं पे, जैसे मैं दिखा रही हूँ ना, हर चीज उठा के एनसीईआरटी से दी हुई है। क्यों मैं एनसीईआरटी की क्लिप्स लगाती हूँ आप लोगों के लिए, उसके पीछे यही रीजन है। ओके, सो यू कैन लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। अगेन मैच द कॉलम में हम ए पकड़ते हैं एंड ए 1 2 3 4 सब दिया है, तो ए को ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ट्रेड सरप्लस क्या होता है? ट्रेड का मतलब होगा सिर्फ गुड्स, यानी एक्सपोर्ट ज्यादा होना, इंपोर्ट कम होना। डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, ठीक है। बट ये तो नहीं होता, डिफरेंस क्यों होता है? ट्रेड सरप्लस बोला है ना हमने, ट्रेड सरप्लस तो एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स ओवर इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, ये ट्रेड सरप्लस होगा। ए जो है वो आपका 2 होगा, पर क्योंकि अब हमें डाउट आ गया है मन में, तो हम बाकी सारे भी पढ़ लेते हैं। B3 बोल रहा है डीवैल्यूएशन क्या होता है? फॉल इन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, यस दैट्स ट्रू। देन सी बोल रहा है 1, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? जब एक्सेस पेमेंट फॉर इम्पोर्ट हुआ है, करेक्ट, और ये बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। बिल्कुल सही, सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। एलिमिनेशन टेक्निक से बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, जैसे ही मुझे पता चला A2 है, मैंने बाकी सारे ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट कर दिए एंड आई हैव रीच्ड एट माय करेक्ट आंसर। ओके, okay, guys, this is a case study. Next 4 questions are going to be from the case study. And फटाफट से, वैसे तो मैं हमेशा बोलती हूँ when you're solving a case study, please adopt the reverse technique. You have to do certain things. As you see the case study, first read all the questions that are associated with the case study. Try and answer कि वो question आप वैसे ही आंसर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि half of the time केस स्टडी आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चेक कर रही है और कुछ भी नहीं है, और कितनी बार तो क्वेश्चन केस स्टडी में से होता भी नहीं है। तो फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, रिवर्स टेक्निक क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा होगा ना तो केस स्टडी पढ़ेंगे, ताकि बार बार ना पढ़नी पड़े। और टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है जो आपको पेपर में अपनाना है, एंड एग्जामिनर सब टेस्ट कर रहा है एक साथ, इसलिए वो आपको ऐसे केस स्टडी देता है, और कोई रीजन नहीं होता। सो वी हैव टू सेव मैक्सिमम ऑफ अ टाइम, करेक्ट। चलो, on the basis of above report, identify what will impact Indian import and export. ठीक है, what will be the impact on। तो अब ये बोल दिया कि हमने क्वेश्चन जैसे ही पढ़ा, हमें पता लग गया केस स्टडी के बेसिस पे है, तो केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी, तो भाई फिर तो पढ़नी है ना, फिर कोई बात नहीं है। सो केस स्टडी मैं आपके लिए रीड करती हूँ। द मार्केट fears that the rupee could fall below rupees 80 to a dollar. It may breach the 80 mark, and ET portal, I think, of 14 brokerage firm bank showed that foreign institutional investors are making an effort to invest in safe haven assets in developed markets. This fear has caused a flight of capital to foreign countries and increased the pressure on Indian rupee. तो इसका मतलब क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट्स, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। तो अगर आपका ये कुछ भी नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि $1 इज इक्वल टू रुपीज 80 है, ये रुपी इससे भी नीचे जा सकता है, यानी अगर $1.80 है तो $1 रुपीज 85 हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो एक्सपोर्ट्स जो है हमारी कंट्री से, क्योंकि पहले हमें कुछ बेच के 80 रुपीज मिल रहे थे, अब कुछ बेच के 85 मिल रहे हैं, तो एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा एंड इम्पोर्ट जो है वो हमारा डिक्रीज होगा। ये कहा दिया है, एक्सपोर्ट्स, ओके, इम्पोर्ट डिक्रीज एंड एक्सपोर्ट इंक्रीजेस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइज, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन एसोसिएटेड विद द केस स्टडी एंड ट्राई कि इस बार ये वाला आप आंसर करो। 18th क्वेश्चन, which of the following statements are correct in reference to above case?
इंडिया की करेंसी में डेप्रिशिएट, ये ट्रू है। फॉरेन करेंसी में डेप्रिशिएट, फॉरेन थोड़ी डेप्रिशिएट हो रही है, फॉरेन करेंसी नहीं डेप्रिशिएट हो रही, बी हटा दो, बी हटते ही मेरा ये हट गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इंडियन करेंसी में अप्रिशिएट, अगर इंडियन डेप्रिशिएट हो रही है, $1 80 था और $1 85 होने को आ रहा है या ब्रीच करने को आ रहा है मार्क, तो फिर अप्रिशिएट कैसे हो रही है, नहीं हो रही, ये भी हटा दो, सी भी हटा दो। ठीक है। फॉरेन करेंसी में अप्रिशिएट, इंडियन करेंसी इज डीवैल्यूड, इंडियन करेंसी डीवैल्यू कैसे हो रही है, सरकार कर रही है, नहीं कर रही ना, मार्केट फोर्सेस कर रही है ना, तो ये भी नहीं हो रहा। तो करेक्ट आंसर इज ए एंड डी। ये हल्का सा ट्रिकी साइड पे था क्वेश्चन, इसलिए मैंने करा है रीड आपके लिए, एंड आई होप आपको समझ आई है। कुछ भी नहीं समझ आया, लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन अ बेटर वे। Next question. Export inflows are recorded on which side of BOP? You will answer this. I'm not answering this. Question number 19. आज तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 19। सबके आंसर कहाँ जा रहे हैं? आंसर्स आ रहे हैं कमेंट बॉक्स, एंड फिर मैं बताऊंगी सही है गलत है, बट आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। Last question of the day. Dash exchange rate is determined by forces of demand and supply of foreign exchange in forex market. ये कौन सा एक्सचेंज रेट होता है? ये कौन सा एक्सचेंज रेट होता है? ये होता है फ्लेक्सिबल। कहीं नहीं बोला उसने कि गवर्नमेंट मैनेज कर रही है, कुछ कर रही है, वो बोल रहा है फॉरेक्स मार्केट में फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ना ये फिक्स्ड होता है, डर्टी फ्लोटिंग दोनों होती है, मैनेज फ्लोटिंग भी दोनों होती है। करेक्ट आंसर इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। Okay, everyone. With that, we've come to an end of this video, and yeah, great. हमने मैक्रोइकोनॉमिक्स भी पूरी सॉल्व कर लिया गाइस। आई थिंक आपको रियलाइज नहीं हुआ, बट मैक्रोइकोनॉमिक्स के हमने हर यूनिट के नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, मनी एंड बैंकिंग, कॉमन बजट, बीओपी के 20-20 ईच बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। सो आप अगर ये 5 वीडियोस भी देख लो, सो आपके पास 100 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक बन चुका है मैक्रो इकोनॉमिक्स सीयूईटी, जो सबसे टिपिकल, सबसे इंपॉर्टेंट सीयूईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। सो यू शुड बी वेरी हैप्पी एंड सेलिब्रेटिंग कि आज मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस का तो आइडिया आपको हो चुका है कि किस तरह कैसे सॉल्व करना है। बट अभी भी गाइस मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड के थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो ला रही हूँ आपके लिए। बट बिफोर दैट अभी हमें आईईडी भी सॉल्व करनी है, सो बहुत खुश मत होना, अभी आईईडी सॉल्व करना बाकी है, अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स सॉल्व करना बाकी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के 4 चैप्टर आते हैं हालांकि, बट उनके जो क्वेश्चन का लेवल होता है माइक्रो का सीयूईटी में, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है आई वुड से। तो वो मैं खुद आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, मैं कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगी, सब कराऊंगी आपको। अगर आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट चाहिए ना माइक्रो इकोनॉमिक्स के, और जो एलिमिनेटेड चैप्टर्स थे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉवर्टी के, so do let me know in the comment section or on the telegram group and I'll be happy to help you guys with that। 6 PM हमारा टाइम स्लॉट होता है, बने रहा करिए मेरे साथ, मैं लाती रहती हूँ आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट। फीडबैक शेयर करिए, एंड तक आते हैं ना तो हार्ट इमोजी छोड़ के जाओ, ताकि मुझे पता है आपने वीडियो एंड तक देखी है। आई विल सी यू विद अनदर वन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।